Moving ahead, it's an honor of sharing this platform with a very versatile and a very talented professional, Dr. Purushottam Agarwal, Chairman, Radha Srinivas Seva Trust and Sanjeevani Hospital, Sambalpur. Dr. Agarwal is the gemstone of Odisha, in fact, Sambalpur. He have his MBBS and MD from Veer Surendra Sai Medical College, Burla. He is not only a known doctor, but also a true entrepreneur. Dr. Agarwal is the owner of Sanjeevani Hospital at Sambalpur and director of Jharsuguda Sanjeevani. He is the one who started laparoscopic surgery in Sambalpur. He is the pioneer of fertility treatment in Western Odisha. Under his supervision and guidance, hundreds of couples have realized their dreams of a baby. I welcome you, sir, in this webinar. Now I'll request our chief speaker, Dr. Purushottam, to please address our audience. Sir, please. नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ए.के. दास महापात्र जी, यहाँ के रजिस्ट्रार, इस यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी और जो लोग भी जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जो भी देशभक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे लोग जो इस धरती को अपनी भारत माता समझते हैं, जो लोग इसे जमीन का टुकड़ा नहीं समझते, जो लोग देश की और धर्म की और संस्कृति की संवेदनाओं को अपने दिल में महसूस करते हैं, ऐसे वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। मैं आपका डॉक्टर महापात्र जी, आपने मुझे बुलाया, हालांकि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन मुझे हिस्ट्री पे बात करनी है आपसे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। जिस दिन यह देश स्वाधीन हुआ 15 अगस्त को 1947 को, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में तो उठ रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि जितने लोग आज अपने साथ जुड़े हुए हैं और इस देश के जो नागरिक हो, जो अपने आप को देशभक्त समझता है, इस देश के लिए कुछ करना है समझ रहा है, जिसे इस देश की पीड़ाओं से, वेदनाओं से फर्क पड़ता है, जिन्हें लगता है कि उस 75 वर्ष में जितनी उन्नति होनी चाहिए उतना विकास हमारा नहीं हुआ, शायद मैं समझता हूं उनके मन में भी एक प्रश्न होगा। हम आजादी मना रहे हैं, स्वतंत्र हो गए ऐसा कह रहे हैं, क्या हमें याद है 14 तारीख की रात को इस देश के 2 टुकड़े हो गए थे? पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, उसके पहले अफगानिस्तान हमसे अलग हो चुका था, नेपाल हमसे अलग हो गया, ब्रह्मदेश हमसे अलग हो गया, श्रीलंका हमसे अलग हो गया। यह तो विघटन की प्रक्रिया है। खंडित भारत की आजादी का हम जश्न मना रहे हैं। इस बात की खुशी है कि जो भी आज हमारे पास जो टुकड़ा बचा है इस देश का, वो हमारी मां है। लेकिन इस बात को हमें भूलना नहीं है, यह जो अखंड भारत था, जो सांस्कृतिक भारत था, गंधार से लेकर ब्रह्मदेश तक और श्रीलंका से लेकर चाइना का वो भाग जो चाइना ने हमारे से छीन लिया, ये सब मेरी मां भारत मां के अंश थे। इस बात को भूलना नहीं है। जो देश, जिस देश का युवा इस बात को भूलता नहीं है, वह देश वापस फिर से अखंडित हो सकता है, फिर से जुड़ सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है और उसके लिए युवाओं को आगे आना है। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या यह आजादी पूरी है? क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र, अपनी टेक्नोलॉजी। आज भी हमारे देश में वो सारे फील्ड है जहां पे हम विदेशों से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कहीं चाइना से तो कहीं जापान से, कभी यूएस से। हमारे देश की सारी टेक्नोलॉजी क्या हमारी है? तो ये आजादी क्या पूरी है? क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि आजादी चिरस्थायी रहेगी? हमारे देश में बहुत सारे आक्रमण हुए पिछले 2000 वर्षों में। आक्रमण होते रहे, हम लड़ते रहे, आक्रमण होते रहे, हम लड़ते रहे।
बार बार लोगों ने हमारे ऊपर आंखें उठाई है, हमने उसका प्रतिकार किया है। क्यों? कि आजादी चिरस्थायी नहीं रह पाए हम। हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता स्थिर रखने के लिए हमेशा जागृत रहना पड़ता है। हमें गीत गाया करते थे, आजादी को अगर हमेशा के लिए रखना है तो चिर जागृत रहना पड़ेगा, हमेशा जागृत रहना पड़ेगा। जहां हम सोए विदेशी ताकतें हमें ऊपर आक्रमण करेंगी, और इसी वजह से बार बार हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं। श्री पिंगली वेंकैया जी ने इस तिरंगा का स्वरूप बनाया, लेकिन ये तिरंगा देखने से 100-150 साल पुरानी बातें इस देश की याद आती है, इतिहास याद आता है, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। लेकिन अपना देश तो हजारों वर्ष पहले की संस्कृति है हमारे साथ। हमारा जो धर्म है, हमारा जो राष्ट्र है, ये तो रामायण 10,000 साल पुरानी बात है, महाभारत 5,000 वर्ष पुरानी बात है, विक्रमादित्य जी 2,000 वर्ष की पुरानी कहानी है। लेकिन ये तिरंगा तो उस समय नहीं था। तो क्या आपके मन में प्रश्न पैदा नहीं होता कि फिर क्या था उसके समय? वो भगवा ध्वज था। वो भगवा ध्वज क्या है? भगवान का ध्वज क्या है? उसके रंग क्या है? उसके आकार क्या है? आपके मन में प्रश्न नहीं होता? आजादी के 75 वर्ष को जब हम मनाएंगे तो यह विषय भी आज का यही कि रिविजिटिंग आवर फ्रीडम मूवमेंट। जिन बलिदानों को देकर इस देश में हमें यह आजादी मिली है, उसको हमको रिविजिट करना चाहिए, पुनः अवलोकन करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए कहीं हम वापस हमारी आजादी, क्या आज वहां पर वापस तो नहीं खड़े हैं? कहीं केरल हमसे अलग होने की बात तो नहीं कर रहा है? कहीं वेस्ट बंगाल हमसे अलग होने की बातें तो नहीं कर रहा है? कहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलाएं हमसे अलग फिर होने की बातें तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए जिस देश का युवा और जिस देश के नागरिक जागृत नहीं रहते और उन्हें लगता है कि यह आजादी बहुत आराम से मिली है, वह देश फिर पराधीन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए इस आजादी को, स्वतंत्रता को चीर बजाय रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हम मानसिक रूप से हमारी गुलामी चले गई, हम स्वतंत्र हो गए? क्या आज भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमसे अमेरिका आगे है, हमसे चाइना आगे है? भाषा हमको अंग्रेजों ने सिखाई, रेल हमको अंग्रेजों ने दी, पोस्ट ऑफिस उन्होंने दी, कंप्यूटर उन्होंने दिया, हम वहां से सारे प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं, हम उनकी नौकरी बजा रहे हैं। देश के बड़े बड़े ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां के सीईओ भारतीय हो सकते हैं, लेकिन आखिर में हम उनकी नौकरी बजा रहे हैं। क्या मानसिक रूप से हम गुलाम नहीं है? अभी आपने गीत सुना ABCD और अ क ख ग। क्या ये क ख ग पढ़ने वाले को मन में एक चोट नहीं लगती कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो शायद मैं अलग अलग एग्जाम्स में पास नहीं हो सकता, यूपीएससी पास नहीं हो सकता, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता? क्या हमारी मानसिक गुलामी गई है मस्तिष्क से? आज जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, क्या वो पूरे हमारे देश में बने हुए हैं? क्या हमारी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है? आज भी हम डिपेंडेंट हैं। कैसी स्वतंत्रता मना रहे हैं हम? इन बातों को भूलना नहीं है। यही रिविजिट है। किन बलिदानों के कारण हम यहां तक पहुंचे, कैसे कैसे बलिदान हुए, यह हमें भूलना नहीं है। जब तक हमारा स्व, ये मेरा है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, मैं इसके लिए जीऊंगा, इसके लिए मरूंगा, इसके लिए समय दूंगा, जब तक यह बात जागृत रहेगी, यह देश पराधीन नहीं हो सकता, स्वतंत्र रहेगा। तभी तक हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। हम आजादी का जश्न इसलिए मना पा रहे हैं मित्रों, पूरे बॉर्डर पे हमारे सैनिक छाती पे गोली खा रहे हैं। कोई है जो दिन और रात वो ठंडे प्रदेश पे -डिग्री टेम्परेचर पर, वो गर्म रेत पर पहरा लगा रहा है दिन और रात? इसलिए से देश का एक 135-40 करोड़ लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। आजादी तब तक स्वतंत्र रहेगी जब तक हमारी सीमाएं सक्षम होंगी, हमारा सैनिक जब तक जागृत रहेगा, हमारे अंदर का भाव जब तक जागता रहेगा।
मित्रों, आजादी इतनी सरल रूप से नहीं मिली। जिस देश के युवा, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स उस देश की आजादी के बलिदानों की कहानियां भूल जाते हैं, इतिहास भूल जाते हैं, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो मिट जाता है। हमने सुना होगा, रोम मिट गया, मिस्र नाम की संस्कृति मिट गई, युवान मिट गए, यूनानी मिट गए। क्यों? कि उन्होंने एक गलती की कि इतिहास पढ़ना भूल गए, अपनी गलतियों से सीखना भूल गए। रिविजिटिंग का मतलब हमने इतिहास में क्या गलती की, उससे हर वर्ष, हर क्षण जब तक याद रहेंगे, हमारी स्वतंत्रता बजाय रहेगी और आगे हम अपनी टेक्नोलॉजी से हमारे देश का विकास कर पाए। यहां पर एक घटना, मार्मिक घटना है, रोना आएगा आपको। थोड़े दिन पहले एक बच्चे का पिताजी शहीद हो गया और वह बच्चा स्कूल में जब गया तो शिक्षक पूछते हैं सब बच्चों से कि तिरंगे में कितने झंडे, कितने रंग हैं? सब बच्चों ने कहा 3 रंग है। वह बच्चा ने बोला 5 रंग है। गुस्सा आ गया शिक्षक को, खड़ा हो जाओ बेंच पर, और उसको पूछा 5 रंग कैसे हैं? उसने कहा सबसे ऊपर में गैरिक रंग है, भगवा रंग है जो त्याग का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग है जो सातत्य का, सत्य का, प्यूरिटी का प्रतीक है, नीचे में ग्रीन कलर है जो हरित क्रांति, कृषि प्रधान देश है, विकास का, बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीले रंग का है, शिक्षक का है। तो 5वां रंग कहां गया? बोला जब मेरे पिताजी आए थे एक तिरंगा में लपेट कर आए थे सीमा से, और उस तिरंगे में जगह जगह लाल रंग लगा हुआ था, लाल रंग का खून। 5 रंग हो गए। इस देश की आजादी इस रक्त के बहने के कारण आई है मित्रों। तो ये 3 रंग का नहीं है, ये 5 रंग का याद रखिए। और 5वां रंग बहुत महत्वपूर्ण है, वह सैनिक के खून बहते हैं, तब देश का विकास होता है, तब ये देश की स्वतंत्रता बजाय रहती है। इसलिए यह छोटी सी घटना, एक घटना जरूर हो सकती है, लेकिन दिल को चोट करना चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि बलिदानों के कारण ही स्वतंत्रता है। और बहुत सारे युवा साथी जो इसे सुन रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि हमारा देश का इतिहास सिर्फ 150 वर्षों का होगा, 200 वर्षों का होगा, अंग्रेजों के टाइम का होगा, मुगलों के टाइम का होगा। ये तो 500-700 वर्षों की बात है। अरे भाई, जब शक हुन इस देश में आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगीज आए, उसके बाद मुगल और अंग्रेज आए, इस देश में कभी भी हम गुलाम नहीं हुए, हमने स्लेवरी स्वीकार नहीं किया। जब जब हमारे देश में कोई आक्रमण करता था, हमारे देशभक्त लोग लड़ते थे। यह केवल 150-200 वर्ष का इतिहास नहीं है। यह तिरंगा झंडा इस 150-200 वर्ष की इतिहास की कहानी कह सकता है, लेकिन वो जो पुराना झंडा है हमारा, जिसके नीचे प्रभु श्री राम ने युद्ध किया था, जिसके नीचे श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई की थी, उसका रंग क्या था? उसका आकार क्या था? वह गहरी रंग था, सैफ्रॉन कलर था, त्याग का प्रतीक। हमारी संस्कृति में सिर्फ त्याग की बातें हैं। जब तक इस देश का युवा और देश के शिक्षक और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग त्याग करते रहेंगे देश के लिए, यह देश स्वतंत्र रहेगा, स्वाधीनता बचाए रहेगी। अन्यथा अभी मैं यहां जितने लोग सुन रहे हैं, अगर मैं उन्हें कहूं कि पिछले 2000 वर्षों में किन किन ने स्वाधीनता लड़ी, जरा नाम बताइए, तो थोड़ी देर सब ऐसे करेंगे और मुश्किल से 10-20 नाम बता पाएंगे। भाइयों, हजारों की संख्या में लोगों ने अंग्रेजों से लेकर, पुर्तगाल से लेकर, मुगलों से लेकर, फ्रेंच से लेकर सबके साथ युद्ध किया। कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम हमें याद रहना चाहिए, क्या उसकी कहानियां पढ़ें। मुझे याद है जब मैं बचपन में था, तो मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट्स में जाता था, तो हमें एक छोटी सी पुस्तिका देते थे, एक महापुरुष की जीवनी पढ़ो और आपको आकर अपने बच्चों के बीच में कहना है। मैं पूछता हूं यहाँ कितने लोग हैं जो विक्रमादित्य की जीत की कहानी जानते हैं, विक्रमाब्द के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं अशोका की पूरी कहानी जानते हैं? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिकंदर और पौरुष की लड़ाई, शिवाजी, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, नाना साहेब पेशवा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, इनके बारे में आपने कभी पढ़ा है? ये कैसे लड़ते थे दुश्मनों से, आक्रांताओं से? यह जानना जरूरी है। खालसा पंथ, ये जो पंजाबी लोग के बारे में हम जानते हैं, जो पंच चीज लेकर रहते हैं, ये जो पंच प्यारे हैं खालसा पंजाबियों का, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह,
इन्होंने क्यों शुरू किया? शायद इसमें से बहुत कम लोग जानते हुए, वो जो पंच प्यारे हैं उसमें से एक उड़ीसा से गया था। आह्वान क्या था? जो आक्रांता है उस तरफ से आते थे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उस समय पाकिस्तान हमारे देश में था, उनसे लड़ने के लिए उनको एक सेना की जरूरत थी जिसका नाम था खालसा। और उन पंजाबियों को तैयार किया गया था देश की रक्षा करने के लिए, और उसमें एक उड़ीसा वासी था। ऐसे इतिहास के पन्नों पे भरे पड़े। उनके जो दो छोटे छोटे बच्चे, जब उन्हें कहा गया कि आप मुगल मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लो, वो दोनों बच्चे को दीवार पे चुदिया दिया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया। एक से एक कहानी भरी पड़ी है बलिदानों की इस देश की। सिपाही विद्रोह सिर्फ 1857 में शुरू नहीं हुआ हमारे देश की क्रांति, उसके पहले से ये चल रहा है हजारों वर्षों से। जब भी आक्रांता है हमने कभी गुलामी स्वीकार, तांतिया टोपे, बक्सी, जगबंधु, पाइक विद्रोह, वीर सुरेंद्र साय, बिरसा मुंडा, जनजाति वनवासी में भी हमारे लोग अंग्रेजों के साथ लड़े। कितनी की कहानी बताऊं मैं आपको। आर्य समाज ने इस देश में परिवर्तन का ठेका लिया। स्वामी विवेकानंद सिर्फ स्वामी नहीं थे, देश पराधीन था, लेकिन युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला कोई स्वामी था तो स्वामी विवेकानंद थे। उनकी कहानी हमें याद है, उनकी जीवनी हमने पढ़ा है। चापेकर बंधु, अरविंद घोष, वीर सावरकर, लाल बाल पाल, भगत सिंह, आजाद, सुभाष बोस, किस किस का नाम लें। गांधी जी तक, देश स्वाधीन होने तक 2000 वर्षों की कहानी है। इतना लड़ने के बावजूद आज भी अपना देश जिंदा है। सिर्फ जिंदा नहीं है, सांस भी ले रहे हैं हम, विकास भी हो रहा है, और देश में फिर से हम परचम लहरा रहे हैं। पिछले 8-10 वर्षों से आप देखिए हमारे देश की कितनी प्रेस्टीज है दुनिया में। हिंदुस्तान को अब कोई छोटे रूप में नहीं लेता, हिंदुस्तान को कोई एक विकासशील देश के रूप में नहीं लेता है। जी समिट किसी भी प्रकार का हो, हिंदुस्तान उसका एक हिस्सा है। हम फिर से जाग रहे हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम फिर से अपने आप को संजो रहे हैं, हमारी निद्रा से हम वापस उठ रहे हैं। फिर से इस देश की संस्कृति की चेतना को हम जागृत करने का समय आ गया, लेकिन उसके लिए मानसिक गुलामी छोड़नी होगी। जरूरी नहीं है अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो सक्षम नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से देश, यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी पता नहीं क्यों अंग्रेजी में बात कर कर फक्र महसूस करते हैं, और जिसे अंग्रेजी नहीं आती हम समझते हैं यह पिछड़ा हुआ। अभी आप टीवी में एक एड आता है हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री जी का कि अब बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा। क्यों? हमारी भाषा में क्यों एग्जाम्स नहीं हो सकते? हमारी भाषा के लोग आईएएस क्यों नहीं बन सकते? मैं अपनी भाषा में डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? जिस देश को अपनी भाषा कहने में शर्म आती है वो फिर गुलाम बनेगा। इसलिए मानसिक गुलामी को छोड़ना होगा, स्व का चिंतन करना होगा। लेकिन हमें तो आदत पड़ गई है। एक छोटी सी कहानी कहकर यह विषय में, फ्रांस में क्रांति हुई, देश स्वाधीन हो गया, सारे कैदियों को छोड़ दिया है, जेल खोल दिए गए, और उन्हें कहा गया कि क्रांति में हम जीत गए, हमारा देश स्वाधीन हो गया। सारे फ्रेंच प्रिजनर को छोड़ दिया गया, सुबह छोड़ दिया, शाम को सारे लोग वापस जेल में आ गए और वही हथकड़ी और पैर में कड़ी लगा के सो रहे। उनको पूछा गया ऐसे क्यों? बोले हमें अंधेरा में रहने की आदत पड़ गई, इन कड़ियों के वजन के कारण हमें नींद आती है। क्या हम मानसिक गुलाम अभी भी नहीं है? जिस दिन हम चाइना, अमेरिका, जापान सबके ऊपर डिपेंडेंस छोड़ेंगे, और जिस प्रकार हमारे देश के राजनीतिक नेताओं के इच्छा के कारण मंगलयान हमारी टेक्नोलॉजी पे बने, बैलिस्टिक्स एक से एक बैलिस्टिक हम अपनी टेक्नोलॉजी पे बनाए, परम कंप्यूटर स्वतंत्र टेक्नोलॉजी हमने बनाया। हमारे देश के लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अब हमारे देश के लोग इस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को सीईओ हैं। ब्रेन की कमी नहीं है, सिर्फ हमें यह प्रयास जारी रखना है, भूलना नहीं है कि किन कीमतों पर यह बलिदान देकर हम स्वतंत्र हुए थे। कम से कम जिस प्रकार हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए रोज भोजन करते हैं, दांत को साफ करते हैं क्लीन करने के लिए,
इस दिल और दिमाग को साफ करने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों को याद करने की क्या जरूरत नहीं है, हिस्ट्री को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूछूं आपके दादाजी का नाम क्या है, शायद आप बता देंगे, ग्रैंडफादर। उनके दादाजी का नाम बताइए, ग्रैंडफादर, मालूम नहीं। तो फिर वो लोग कौन है जिसे हम देशभक्त कहते हैं? वो क्यों याद है हमें? हमारे दादाजी का दादाजी कौन मालूम नहीं, 5 पीढ़ी पीछे चले गए तो मालूम नहीं, करते क्या थे मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें याद रखते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, जो देश के लिए जिए, दूसरों के लिए की। उनकी कहानी हमें इसीलिए याद है क्योंकि उन्होंने देश को, राष्ट्र को, धर्म को, स्वतंत्रता को अपना समझकर, कर्तव्य समझकर उसके लिए जिया, उसके लिए लड़े, उसके लिए मरे। मित्रों, हमारे देश ने इतनी चीजें दुनिया को दी है, लेकिन यहां जितने श्रोता हैं शायद उसमें बहुत से लोगों को यह लगता होगा अपने देश में क्या है, सब तो बाहर से आता है, हम तो सब चीज दूसरों से सीखे हैं, सभ्यता भी दूसरों से सीखे, भाषा तक दूसरों से सीखे हैं। लेकिन मित्रों, इन अंग्रेजों ने बहुत कुटिल तरीके से हमारे इतिहास को लिखा। इतिहास पढ़ने के बाद बचपन से आज तक ऐसा लगता है हम तो गुलाम थे, हम तो जातिवाद में फंसे हुए थे, हम तो साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में फंसे हुए थे, हम तो सिर्फ आपस में लड़ाई करते थे, हम तो अशिक्षित थे, असंस्कृत थे। ऐसा भाव पैदा होता है आज इस शिक्षा प्रणाली से जिन्होंने अंग्रेजों ने जिसे शुरू किया। अगर ऐसा था तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोग बाहर से क्यों पढ़ने आते? अगर ऐसा था तो जीरो किस देश ने दिया, अलजेब्रा किसने दिया, ज्योमेट्री किसने दिया, ज्योतिष शास्त्र किसने दिया? जिस समय अमेरिका की कहानी तो 300 वर्षों की है मित्रों, लेकिन हमारे देश में तो हजारों वर्ष पहले ये पता था कि चंद्रमा कितनी दूर है यहां से, सूर्य कितनी दूर है, यह भूगोल है, भू यानी गोल, पृथ्वी गोल है और यह चारों तरफ। और हमारे देश में शास्त्रों में यह भी था कि एक सूर्य नहीं है, कई सूर्य हैं। इतने सारा ज्ञान हमारे दृष्टाओं को, मुनियों को, ऋषियों को था। मेटलर्जी, स्टोन के बारे में, जिस समय किसी धातु को कैसे विकसित करना चाहिए, हमारे देश में हजारों वर्षों से है। तो क्या चीज में कम थे? किसी में कम नहीं थे। हमारे देश के लोगों को पता था, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जीव, चर और अचर, जीवित और निर्जीव सभी में भगवान का वास है। इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज एन एनर्जी। गॉड पार्टिकल के बारे में रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद कहा कि कुछ तो है। जब ये कोलाइजन हुआ तो कुछ तो है, और उसको उस कुछ का नाम उन्होंने दिया गॉड पार्टिकल। अरे ये तो हम पहले से कर रहे हैं भाई, हजारों वर्षों से कह रहे हैं, सभी के अंदर भगवान है, सभी के अंदर एनर्जी है, पहचानने की बात है। हम हर तरफ से, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद है, हम हर तरफ से विकसित थे। हमने दुनिया को बहुत सी चीजें दी। न केवल इतना, हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया मेरा परिवार है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, मेरे अमेरिका भाई और बहनों, भाई सोच ऐसी है, मुझे एक विदेश का नाम बताइए जहां भारत बाहर जाकर उनके देश को जीता हो। अरे हमने देशों को नहीं जीता, हमने तो दिलों को जीता है। मनोज कुमार का वो गीत आपको याद होगा, जब लंदन में उसने गाया, उस पिक्चर है पूरे पश्चिम में, हमने तो दुनिया के देशों को जीता है। आपको मालूम है बाली नाम का एक देश जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, आज भी वहां 90% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उनके देश में रामायण नाटक चलता है। उनके देश का मुख्य पक्षी गरुड़ है। उनके लिए सबसे पूज्य और सबसे अंतिम चीज यही तो गंगा मां का जल। मैं गया था उस देश में घूमने, मैंने वहां के लोगों को पूछा, अगली बार अगर मैं आऊंगा आपके देश में तो हिंदुस्तान से क्या लेकर आऊंगा? मालूम क्या बोला उन्होंने? गंगा जल लेके आइए, श्री राम सीता लक्ष्मण की फोटो लेके आइए। मुस्लिम हो सकते हैं पूजा पद्धति से, लेकिन संस्कृति हिंदू है उनकी। हमारी समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ में आ रहा है। हम इतने विकसित थे, हमने दूर दूर तक अन्य देशों में जाकर हमारे धर्म का प्रचार नहीं किया। मानव
सभ्यता कैसे रहनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और उसी लाइफस्टाइल का नाम है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति, भारतीय जीवन शैली। हमने लोगों को सिखाया कैसे जीना, सोच कैसी होनी चाहिए। ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, इसलिए इस जन्म में हमें कुछ अच्छा करना है, अगला जन्म अच्छा हो। कैसी कैसी सोच थी हमारी। इससे बेहतर सोच क्या उनकी संप्रदाय में है? उनके संप्रदाय की कहानी 2000 वर्षों की है, लेकिन अपने देश की संस्कृति हजार हजार वर्ष पहले की। बहुत पुराने हैं हम, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं। कई संस्कृतियां मिट गई इस दुनिया से, हम नहीं मिटे। लेकिन इस अहंकार भाव हमें मिटा देगा अगर हम फिर से सो गए। हमारा संगठन अगर कमजोर हो गया, अगर चाइना हमें आंख दिखा रहा है, छोटा सा पाकिस्तान देश हमें अगर, अरे वो हमारा ही था, हम संभाल नहीं पाए। उसके कई राजनीतिक कारण है जिस पे मैं आज चर्चा करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। कोई नेहरू जी को उसके लिए दोष देता है, कोई गांधी जी को उसके लिए दोष देता है। उस विषय पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस देश में जितना गांधी जी ने स्वाधीन करने में उनका हाथ था, असहयोग आंदोलन कहें, नमक सत्याग्रह कहें, जंगल सत्याग्रह, उतना ही महत्वपूर्ण था पार्लियामेंट में जाकर भगत सिंह के द्वारा फेंकना, उतना ही महत्वपूर्ण था आजाद के द्वारा गोली चलाना, और उतना ही महत्वपूर्ण था सुभाष बोस के द्वारा सशक्त क्रांति करना। शायद 5-10 वर्ष और लड़े होते अंग्रेजों से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अलग नहीं है। इसलिए भारत जब तक खंडित रहेगा और जब तक हम स्वतंत्रता मनाएंगे, तब तक हमें एक कोने में दिल के ये भी याद रखना है कि मेरे देश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं और हम देश को जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। हमें वापस चाइना की जमीन को लाना होगा, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लाना होगा। कब आएगा, कैसे आएगा, यह सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये तो सब मित्रों भाषणबाजी है, भाषणों से देश नहीं बनता, प्रतिज्ञाओं से देश बनता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर सुनने के बाद 5 बजे के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा, आप लोग एक ताली मारेंगे, सब झाड़ फूंक कर अपने घर चले जाएंगे। कैसे निर्माण होगा? कम से कम जितने लोग सुन रहे हैं, अगर एक प्रण ले कि आज से मैं यह कर सकता हूं, कुछ तो करें देश के लिए। सबसे बड़ी चीज है समय का दान। आपके 24 घंटा में, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, मैं प्रोफेशनल हूं, कर्मचारी हैं, सभी लोग अपना काम करने के बाद भी उसे 24 घंटा में 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ नहीं हो तो हफ्ता में 2-4 घंटे, कुछ ना हो तो महीने में 1 दिन, क्या हम समय दान अपने देश, संस्कृति और धर्म को स्वतंत्र रखने के लिए, बजाय रखने के लिए नहीं दे सकते? और अगर नहीं दे सकते, उतना समय हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें स्वतंत्र रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो गुलाम बनना ज्यादा अच्छा हो। लेकिन करेंगे क्या समय देकर? मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, उसमें से कुछ तो आप कर ही सकते हो। क्या आप महीने में एक देशभक्त बलिदानों की आत्मगाथा, जीवन गाथा पढ़ सकते हैं और अपने मित्रों को, अपने परिवार में भाई बहनों को, अपने बेटा बेटी को सुना सकते हैं? इतना नहीं कर सकते हम देश के लिए? क्या यह तो हम कर सकते हैं कि स्वदेशी चीजों का व्यवहार करने का अभ्यास डालें? आज भी बहुत सी चीजें हैं जो विदेशी चीजों के बिना नहीं चल सकती, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम सिर्फ स्वदेशी व्यवहार करके चल सकते हैं। हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ के व्यापार, हमारे यहाँ के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो हमारे देश में बने, क्या हम उन्हें व्यवहार नहीं कर सकते? छोटी छोटी चीजों को क्या जरूरी है हमारे पास हमेशा एप्पल मोबाइल ही होना चाहिए? क्या मेरा घड़ी, क्या मेरा मोबाइल, क्या मेरे चश्मे, क्या हर चीज विदेशी होना जरूरी है? क्या मेरा चप्पल, मेरे कपड़े, क्या मेरा टूथब्रश? कहीं से तो शुरू करेंगे ना स्वदेशी चीजों का व्यवहार करना। इस देश में कई लोगों ने ऐसा आंदोलन किया, क्या उनका साथ नहीं दे सकते हम? यह देश मित्रों जब जब पराधीन हुआ, विदेशों के कारण पराधीन नहीं हुआ, विदेशी लोगों आक्रामक पराकांताओं के कारण, विदेशी आक्रमक के कारण नहीं हुआ। हमारे ही लोग जब जयचंद बन जाते हैं, यह देश पराधीन होता है। जयचंद माने
जिसने पृथ्वीराज चौहान का रिलेटिव और मोहम्मद घोरी के साथ मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान 17 बार जीतने के बाद भी आखिरी बार उसको माफ कर दिया, जिसका उसने बदला लिया। क्यों? कि जयचंद उसके साथ मिल गया। तो जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, काशी बना बनारस और प्रयाग इलाहाबाद, अयोध्या को तूने फैजाबाद कर दिया। जयचंद, तूने देश को। क्या आप ऐसे जयचंद आज भी इस देश में हैं? खाते हैं इस देश का, सांस लेते हैं इस देश में। आज भी विघटनकारी ताकतों के साथ वो लड़ते हैं, उनके समाचार को ट्वीट करते हैं, उनके व्हाट्सएप में भेजते हैं, उनकी बातों को फेसबुक में डालते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हो मित्रों, ट्वीट में, पोस्ट में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सिर्फ देश की बातें, जो देश को बनाएगा, जोड़ कर रखेगा, देशभक्ति पैदा करेगा, ऐसे विषय को नहीं डालना चाहिए आपको। इतना तो कर सकते हो आप। क्या जहां जहां आवश्यक पड़े आप अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते? स्वभाषा ये बहुत जरूरी है हमारे अंदर वो आग को जला कर रखने के लिए। कितने लोगों ने आप में से गीता पढ़ा है? कितने लोगों ने आपसे भागवत पढ़ी है? कितने लोगों ने आप में से वेद और पुराण को पढ़ा है? तो कम से कम गीता 18 अध्याय, उसका संस्कृत नहीं समझ सकते, भाष्य तो समझ सकते। हमारे टाइम में संस्कृत मस्ट पढ़ना था, 50 मार्क का संस्कृत था, आज तो वो भी नहीं है। हम दूर जा रहे हैं, फिर पराधीन होने की कगार पे जा रहे हैं। इसलिए युवाओं को प्रतिज्ञा लेकर कुछ करना होगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ नहीं सकते, उनकी बैठकों में नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे फिर? आप अपनी टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप कम से कम करिए। आप व्यापारी हैं तो कुछ स्टार्टअप करिए। अभी अभी अग्निपथ के नाम पर देखा, अग्निपथ में सेना में जाने की जब बात आई, यानी सीमा पे लड़ने वाला सैनिक होना चाहिए, लेकिन मेरे घर से नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा, मेरी बेटी नहीं जाएगी, लेकिन सैनिक जरूरी है। हमें भगत सिंह चाहिए, लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। कैसी सोच है ये? अग्निपथ में जाना होगा। मैं तो कहता हूं हमारी देश की सरकार से कि 18 वर्ष से लेकर 60 साल का हर व्यक्ति, हर प्रोफेसर, हर टीचर, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर ऑफिसर महीने में 5 दिन, 7 दिन, साल में कम से कम 1 हफ्ता मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हम जाएंगे। क्यों? हमारा सैनिक वहां पर शहीद होगा। मैं शहीद होने को तैयार नहीं, मेरा बेटा तैयार नहीं। हम सिर्फ पैसे कमाएंगे, हम सिर्फ अपना कैरियर बनाने में लगे। कुछ तो हम सीखे यूक्रेन से, कुछ तो सीखे हम दूसरे देशों से। मैं कहां खड़ा हूं? मैं किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूं, सिर्फ अपना स्वार्थ, मैं और मेरा परिवार। कैसे होगा इस देश का? रिविजिट करना है हमें हिस्ट्री को। गलतियां कर रहे हैं, वापस फिर से वही गलतियां हो रही हैं। आपके घर में कोई देशभक्त से संबंधित मैगजीन आती है? कोई लिटरेचर आप पढ़ते हो? आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आधा घंटा का योगा, प्राणायाम, ध्यान करते हैं? आप देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, आप उसमें भाग लेते हैं? कई प्रकार के काम है जो हम कर सकते हैं मित्रों। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सिर्फ एक काम करना है, हमें हमारा इतिहास को रिविजिट करना है। इतिहास पढ़ना होगा। शिक्षा नीति में परिवर्तन कब होगा, इतिहास ढंग से कब पढ़ाया जाएगा, जीत का इतिहास, गर्व का इतिहास कब पढ़ाएंगे, ये मैं नहीं जानता, ये मेरे हाथ में नहीं। लेकिन हम, हमारे बलिदान, हमारे देशभक्त, हमारे ऐसे ऐसे वो लोग जिनके कारण ये देश बना, उनके बारे में महीना में 1, साल में 5-7 पुस्तिका, उनकी आत्मकथा पढ़ाना है, थोड़ा समय देना है, अच्छे काम में लगना है, थोड़े सेवा काम में लगना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़े प्राणायाम करना है, थोड़े ध्यान करना है, और अपने अपने घर, जो लगता है मुश्किल से 2-4% होंगे जो हाथ खड़ा करें। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सर। बहुत सुंदर शब्दों में आपने भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं आपकी आभारी हूँ। और आपकी पर्सनालिटी को देख के एक मुहावरा, एक शेर याद आता है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है,
मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतवार की है. It's rightly said by Dr. Purushottam that we all have to work hard, integratedly, not only for our individual goal, but also for the achievement of our economic goal and for the development of our country. Thank you, sir, for such an enlightening session. We appreciate you having in this platform. And I know you are an expert in your field, and to have a guest like you is the best we could do to inspire our participants and attendees. Thank you, sir. Taking our event nation. Now,